जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हेलो शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों एसएससी सीएचएसएल की एग्जाम चल रही है। जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे टॉपिक जिनका एनालिसिस किया जाना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जिनसे प्रश्न बनने की संभावना है आने वाले शिफ्ट में, ऐसे सभी प्रश्नों के टॉपिक से तथा उस टॉपिक से बनने वाले कई सारे प्रश्नों का टोटल डेटा लेकर आपके सामने आया हूं। उम्मीद है अब आपको पसंद आएगा और आपकी एग्जाम में पसंद आने से ज्यादा बेहतर है कि आपके एग्जाम में यह प्रश्न मिले। दोस्तों अगली शिफ्ट में जब भी आप पेपर देने जाएं, वहां पर आपको इनसे संबंधित प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो बहुत ही स्पेशल तरीके से मैं कंटेंट को हमेशा दोस्तों डिजाइन करता हूं। आपको ऐसा मैं देने की कोशिश करता हूं कि आपको याद हो जाए। मेन मेरा मोटो रहता है कि जो भी करंट अफेयर जीएस जीके में पढ़ाऊं वह आपको केवल पढ़े ही ना बल्कि याद हो। तो चलिए बिना देर किए इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ, क्योंकि प्रश्न तो बहुत सारे हैं, आपने बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन यहां पर सिर्फ उन्हीं प्रश्नों की मैं एनालिसिस दूंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो आने वाले पालियों में हर परीक्षा में, चाहे वो एमटीएस का हो, चाहे वो एसआई का हो, सीआरपीएफ का, चाहे वो किसी भी भर्ती में पूछे जाने वाले टॉप ट्रेंडिंग टीसीएस के प्रश्न हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के सभी प्रश्नों का कलेक्शन लगभग मैंने यहाँ पर सबको शामिल करने की कोशिश किया है। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दे। दोस्तों हमारा आप सपोर्ट करिए, हम आपकी परीक्षा में पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, लगातार आपके साथ बने हुए। सेकेंडरी मेमोरी क्या है? व्हाट इज द सेकेंडरी मेमोरी? तो मेमोरी के पूरे प्रकार को ग्राफिक से समझिए, पढ़ने की जरूरत नहीं है। आज एकदम आसान वे में देखिए, मेमोरी ये होती है स्मृति, कंप्यूटर में लगी हुई मेमोरी, से हिंदी में स्मृति भी कहा जाता है। फिलहाल आप मेमोरी ही जानिए। यह दो प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी का मतलब कि रोम यानी रीड ओनली मेमोरी, और एक होता है रैम, मतलब जो कंप्यूटर में बिल्ट इन होती है यानी इनबिल्ड होती है, जिसको निकाल नहीं सकते, कंप्यूटर के अंदर हमेशा लगी रहती है, जिसके बिना कंप्यूटर चल पाना एकदम असंभव सा है, उसको कहते हैं प्राइमरी मेमोरी या रैम और रोम। जैसे आप प्राइमरी में नहीं पढ़े होते तो यह पॉसिबल नहीं है कि आप आगे की पढ़ाई कर पाते। बात समझ रहे कि नहीं? मतलब उस तरह से प्राइमरी मेमोरी को जोड़ लीजिए कि प्राइमरी की एजुकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो प्राइमरी मेमोरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसके बिना कंप्यूटर का चल पाना एकदम नामुमकिन जैसा कहा जाएगा, बिल्कुल। इसके बाद दूसरी बात आती है सेकेंडरी मेमोरी की। सेकेंडरी मेमोरी में क्या है? सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, फ्लॉपी हो गया, हार्ड डिस्क हो गया। यहाँ पर देखिए एसडी कार्ड है, एचडीडी है, पेन ड्राइव है, सारी मैंने आपको इमेज के साथ दिया है ताकि आप आसानी से समझ जाएं। अब होता क्या है कि जब आप कंप्यूटर पर काम करते हैं तो प्राइमरी मेमोरी में काम करते हैं, लेकिन जैसे ही उस डेटा को सेव करके आप आगे सुरक्षित करना चाहते हैं तो सेकेंडरी मेमोरी में डाल देना पड़ता है। तो सेकेंडरी मेमोरी परमानेंट मेमोरी भी कहा जाता है और प्राइमरी मेमोरी को टेम्पररी मेमोरी भी कहा जाता है, यह ध्यान रखिए। सेकेंडरी मेमोरी मतलब हमेशा के लिए स्टोर करके रखा गया डेटा यानी स्टोरेज टैंक, और प्राइमरी मेमोरी मतलब जिसमें केवल हम यूज करें, काम करें, और जैसे ही वो हम काम कर लें, खत्म, उसको क्लोज कर दे विंडोज को, तो सारी चीजें मिट जाती हैं। कुछ इस तरह का इसका कॉन्सेप्ट है। तो चलिए ये तो आपने समझ लिया। तो सेकेंडरी मेमोरी क्या थी आपने देख लिया, ऑप्शन में जो भी रहा होगा, एसडी कार्ड रहा होगा, हार्ड डिस्क रहा होगा, पेन ड्राइव, सीडी, फ्लॉपी, डीवीडी, जो भी रहा होगा, जो परमानेंट मेमोरी है, जो डेटा कलेक्शन के लिए रखी जाती है, वह आपकी सेकेंडरी रहेगी, उसको आपने चूज किया होगा। पूर्वांचल की पहाड़ियों में इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? जो भी ऑप्शन रहा होगा। पूर्वांचल की पहाड़ियों में नागा पहाड़ियां, मणिपुरी पहाड़ियां, पटकाई पहाड़ियां, ये जो है उसकी मुख्य पहाड़ियां हैं। इनमें जो भी रहा होगा वो इसके अलावा शामिल नहीं हुआ होगा। जो है मैक्सिमम पहाड़ियों को भी यहाँ पर जो है मांडव की पहाड़ियां, बारदा की पहाड़ियां, कुछ मैप पर मैंने जो है देखिए महेंद्रगिरी की पहाड़ी उड़ीसा वाली में, आंध्र प्रदेश में जो है नल्ला मलाई की पहाड़ी जो है, जवादी की, शेराव की, टोटल मैंने यहाँ पर पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट देखिए यहाँ पर भी दिखाया गया जो है, जो यहाँ पर है उसको बाहर करके यहाँ आपको दिखाया गया उसकी ऊंचाई वगैरह। ये वाला एरिया जो आपका जो है पश्चिमी घाट, और ये वाला एरिया पूर्वी घाट है। तो गिर पहाड़ी यहीं पर है देखिए। उसके बाद जो है ब्रह्मगिरी चोटी है, डोडा बेटा है, अन्नामुडी है। तो मैप से थोड़ा सा देखेंगे दोस्तों तो याद होता है, मेरा यही मोटो रहता है। अगला देखिए, G20 सम्मेलन की बैठक कहां पर हुई थी? वेयर वाज द मीटिंग ऑफ G20 कॉन्फ्रेंस हेल्ड? G20 का लोगो 2020-23 में जो है बहुत तगड़े में G20 का काम चल रहा है भारत में। वसुधैव कुटुंबकम इसका नारा है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी परीक्षा में पूछ सकता है। इमेज लगा करके लोगों के साथ बताने की कोशिश कर रहा हूं, याद जरूर रहेगा दोस्तों, आपको 2-3 बार इसे देखिए, याद हो जाएगा। इसका प्रतिनिधित्व यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष और यूरोपीय केंद्रीय बैंक द्वारा किया गया है। और 17वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन 15 और 16 जुलाई 2023 को दिल्ली, भारत में, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में संपन्न होने की डेट रखी गई है, याद रखिएगा। इस वर्ष 2023 में विश्व पर्यटन नगरी खजुराहो में 23 से 25 जनवरी G20 शिखर सम्मेलन की बैठक चलेगी, यह भी आप जानते रहिए। चल चुकी है। तो ये रहा G20 का डेटा। इंपॉर्टेंट डेटा क्या है? वसुधैव कुटुंबकम,
वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, उसी का अंग्रेजी रूपांतरण एक तरह से है, उसी को जो है एक्सप्लेन कर दिया गया है। और जो है 15 और 16 जुलाई 2023 को दिल्ली, भारत में जो है दिल्ली में नरेंद्र मोदी द्वारा इसकी जो है की जाएगी मेजबानी, ये भी आप जानते रहिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ओजोन का प्रश्न पूछा था, ईवर ग्रीन प्रश्न हर परीक्षा में पूछता है। जो है ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, व्हेन इज द ओजोन डे सेलिब्रेटेड। तो ये देखिए ओजोन दिवस के बारे में 16 सितंबर अगर आपका रहा होगा तो बिल्कुल सही रहा होगा। इसके साथ ही कुछ इसका इतिहास जान लीजिए, कब से मनाया जा रहा है। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र और 45 अन्य देशों के साथ ओजोन लेयर को खत्म करने वाले पदार्थों पर नियंत्रण पाने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की जाती है। मतलब ऐसे पदार्थ जो ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जैसे कार्बन वगैरह, कार्बन डाइऑक्साइड गैस वगैरह है, जो भी हम कर रहे हैं जिससे ओजोन लेयर क्षतिग्रस्त हो रही है, उन पदार्थों पर नियंत्रण के लिए 16 सितंबर 1987 को 1987 को इस पर जो है समझौता होता है। इसी की यादगार बनाने के लिए, एक तरह से कह लीजिए कि इसकी जागरूकता को फैलाने के लिए ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो चलिए चलते हैं, अगला प्रश्न है, बार बार पूछ रहा है दोस्तों हर एग्जाम में, एसएससी जीडी, सीआरपीएफ, सीएचएसएल, मैं लगातार एनालिसिस कराता हूं तो मुझे एक एक्सपीरियंस तो इतना तो हो ही जाता है कि कौन से प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। अगर आप भी हमारे साथ लगातार जुड़ेंगे तो आपको भी समझ में आ रहा होगा कि ईवरग्रीन प्रश्न कौन से बन रहे हैं। तो बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था, तो बारदोली सत्याग्रह के बारे में जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 1928 में गुजरात में हुए एक प्रमुख किसान आंदोलन का नेतृत्व सरदार जो वल्लभ भाई पटेल ने किया था। अब समझिए इसका सिस्टम क्या था। मेन आंदोलन गांधी जी से संबंधित जो आंदोलन रहता है उससे संबंधित प्रश्न आता है, जैसे चंपारण 1917 यह पूछ सकता है, खेड़ा 1918, रोलेक्ट एक्ट 1919, असहयोग आंदोलन 1920, नमक 30, दलित आंदोलन 34 और अंत में भारत छोड़ो अंग्रेजों भाग जाओ, भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया वाला 1942। ये वाला सिस्टम चला हुआ था। पूरे आंदोलन गांधी जी के, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न पूछता है। साइना नेहवाल ने ओलंपिक में मेडल कब जीता था, वेन है साइना नेहवाल वोन अ मेडल इन ओलंपिक। जो ऑप्शन में रहा होगा आपने उसको चूज किया होगा, लेकिन मैं साइना नेहवाल का पूरे करियर के जो है खेल का मेडल्स बताने की कोशिश करूंगा, अगर अगली शिफ्ट में पूछे तो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाए। तो अब समझिए 2010 और 18 में महिला एकल, 2018 में मिश्रित टीम के साथ स्वर्ण पदक जीता था। इसके बाद कॉमनवेल्थ गेम्स में 3 स्वर्ण पदक जीत चुकी है साइना नेहवाल। साइना नेहवाल ओलंपिक में पदक जीतने वाली, 2012 में लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक इन्होंने जीता था, यह भी ध्यान रखिए। हरियाणा की शटलर अपने करियर की शुरुआत बहुत ही पहले कर दी, जबकि उन्होंने 2008 में जो है BWF जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में जो है अवार्ड जीता हुआ। पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण कहाँ किया गया, तो व्हेन वाज पृथ्वी 2 सक्सेसफुली टेस्टेड। 10 जनवरी 2023 की रात उड़ीसा के चांदीपुर से किया गया। यह एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन मिला हुआ है, इसका सही उत्तर चांदीपुर हो जाएगा, इसको भी ध्यान रखिएगा। 350 जो है किलोग्राम स्ट्राइक रेंज है, 500 से 1000 किलोग्राम जो है कैपेसिटी इसकी जो है ले जाने की है, और 9 मीटर हाइट है। 2003 में इंट्रोड्यूस किया गया था पृथ्वी को, इसको जानते रहिए। अभी सफल परीक्षण 2 वाले का जो है 10 जनवरी 2023 को किया गया था। संघ की राजभाषा के बारे में किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है, यानी किस अनुच्छेद से संबंधित है कि जो है संघ की राजभाषा क्या होगी। कभी कभी दोस्तों ट्रांसलेशन में जो है कुछ एक छूट जाता है, उस पर आप लोग ध्यान रखिए। अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ की शासकीय प्रयोग के लिए प्रयोग होने वाले अंकों के रूप में भारतीय अंकों को अंतर्राष्ट्रीय रूप में शामिल किया गया था। कि मतलब संघ की जो भाषा होगी, ध्यान रखिए, वह जो अनुच्छेद 343 में कहा गया कि लिपि देवनागरी और राजभाषा हिंदी। राष्ट्रभाषा की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं राजभाषा की बात कर रहा हूं, यह शब्द ध्यान रखिएगा। इसके बाद अब थोड़ा सा इमेज की तरफ आइए, कुछ भाषाओं की चर्चा कर लेते हैं। 22 भाषाओं का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग किसमें किया गया दोस्तों, अगली शिफ्ट में पूछेगा 17। इंपॉर्टेंट है, ये तो पूछ दिया, यहां से पूछेगा कि नहीं, इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता, लेकिन इधर की पूरी गारंटी है। 8वीं अनुसूची में अनुच्छेद 343 से 351 तक भाषाओं के बारे में चर्चा परिचर्चा की गई है। अब समझिए, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, उर्दू, बंगाली, असमी, मलयालम, गुजराती, एक साथ याद करिए। कश्मीर से चलिए मैप की तरफ से, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, उर्दू, बंगाली, असमी, मलयालम, गुजराती, मराठी, नीचे आइए कन्नड़, बगल में आइए तेलुगु, उसके बगल में तमिल, फिर उसके ऊपर उड़िया, फिर संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली बाद में शामिल किया गया। हिंदी और अंग्रेजी भारत की केंद्रीय आधिकारिक भाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, इंटरनेशनल वर्क करने के लिए भी है और नेशनल वर्क करने के लिए भी है। यह समझते रहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। थोड़ा सा स्क्रीन को मैं जो है क्लियर करता हूं, मैं ये सजेशन दूंगा कि इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लें, 1 नंबर किसी भी परीक्षा में आपको यहां से मिल सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला,
यूएस ओपन मेल सिंगल 2022 का खिताब किसने जीता था, कई दिन से पूछ रहा है। इसी पेज से लगातार एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, हर परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, जब तक कि अगले साल वाला यानी इस साल वाला हो न जाए तब तक यह हर परीक्षा में पूछेगा। हु वोन द टाइटल ऑफ यूएस ओपन मेल सिंगल्स 2022, स्पेन के कार्लोस अल्करोज जो है अल्कारेज जीते थे, इनको आप ध्यान रखिए। अब ये तो जीत गए, इनको वायरल हो गए, सब लोग जान गए। आप ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 याद कर लीजिए, फ्रेंच ओपन आज हम आप दिखाएंगे आपको पूरा अच्छे से, यूएस ओपन जो पूछ चुका है, विंबलडन चैंपियनशिप। तो सबसे पहले जनवरी में जो है मेलबर्न स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। राफेल नडाल स्पेन के इसके विजेता हैं और एस्ले बार्टी महिला वाले में। फ्रेंच की बात करें तो जनवरी के बाद आती है क्या आपकी मई जून वाला जो सीजन आता है, उसमें आपका फ्रेंच ओपन होता है। दूसरा नंबर पे जो है ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता जो है रोला गैरो स्टेडियम पेरिस में, फ्रांस का पेरिस जानते हैं। इसमें भी जो है राफेल नडाल अपना जो है करतब दिखाते हैं और ईगा स्विटेक महिला वाले में विजेता रहती है। तो तीसरे नंबर पे इधर नीचे आइए, यहाँ देखिए जो है जून में 5 जून को ये वाला खत्म होता है, डेट देखिएगा। और फिर 27 जून से 10 जुलाई 2022 तक विंबलडन लंदन में होता है, इसको भी याद रखिए विंबलडन ओपन। यहाँ पे नोवाक जोकोविक सर्बिया के हैं और एलिना रिबाकिना कजाकिस्तान के महिला वाले में। यूएस ओपन जो पूछ चुका है कार्लोस अल्कराज वाला, ये वाला इंपॉर्टेंट था, जान लीजिए। कार्लोस अल्कराज स्पेन के, जो अगस्त से सितंबर सबसे अंतिम जो है लास्ट वाला ये वाला ओपन है, इसको भी याद रखिएगा। ईगा स्विटेक यहाँ पर भी महिला एकल में जीती हुई हैं और ईगा स्विटेक जो है फ्रेंच ओपन भी जीती हुई हैं। सबको एक साथ देखने का मतलब है या एक साथ देने का मतलब है कि आप कंपेयर करके याद कर पाए। जैसे राफेल नडाल ऑस्ट्रेलिया, राफेल नडाल फ्रेंच, एक साथ मिला तो आप 2 याद कर लीजिए कहीं नाम से, समझिए। ईगा स्विटेक फ्रेंच, ईगा स्विटेक यूएस, एक साथ मिला तो 2 तैयार हो गया एक साथ। ये मेरा मोटो दोस्तों रहता है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, स्क्रीनशॉट इसका भी लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2022 के आर्थिक सलाहकार कौन है, हु इज द सिक्स्थ जो है। अब देखिए यहाँ पर भी थोड़ा सा आज कुछ जो है थोड़ा जल्दी जल्दी में दोस्तों जो है इंग्लिश का थोड़ा वर्जन गड़बड़ हो गया है। चलिए, तो कौन है 2022 के आर्थिक सलाहकार कौन है। क्रेडिट स्विस ग्रुप एजी और जूलियस बेयर ग्रुप, ये अकादमिक और पूर्व कार्यकारी, इनका पूरा मतलब डेटा देने की कोशिश की गई है। डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन को 28 जनवरी 2022 को भारत का जो है इकोनॉमिकल एडवाइजर जो है मुख्य आर्थिक सलाहकार, जिनकी यहाँ पर आप फोटो देख रहे हैं, बनाया गया था। इसके पहले किन संस्थाओं से जुड़े हुए थे, इनको भी ध्यान रखिए। क्रेडिट स्विस ग्रुप ऑफ एजी और जूलियस बेयर ग्रुप, इनको भी ध्यान रखिए। चलिए अगला प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए अब ये सब करंट वगैरह के हैं, ये तो आपको याद करना पड़ेगा, इसमें मैं क्या विश्लेषण करूं, लेकिन मेन मजा आता है यहाँ पर। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ब्लीचिंग पाउडर। तो ये तो नॉर्मल प्रश्न पूछा था, जो है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड करके था, इसको आप जान लीजिए। CaO-C12 जो है इसका रासायनिक सूत्र है। सफेद जो है बेवरेदार ठोस जो है ये पदार्थ है, क्लोरीन की तीव्र गंध से निकलती रहती है इसको भी ध्यान रखिए। मेन अब यहाँ पर आइए, ये तो जो पूछ दिया सो पूछ दिया। अब बात शुरू होती है यहाँ से, इधर जो चार्ट लगाया हूँ। साधारण लवण माने नॉर्मल जो है नमक की बात करें तो NaCl मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई परीक्षा में पूछा है, इसका समझिए। नमक की बात करें मैग्नीशियम MgSO4 7H2O, यहाँ भी पूछा है। खाने का सोडा मोस्ट इंपॉर्टेंट, बेकिंग सोडा, इसको कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट NaHCO3। धोने का सोडा धावन सोडा सोडियम कार्बोनेट, इसको भी ध्यान रखिए Na2CO3 10H2O, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसको याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट था। स्क्रीन को क्लियर करता हूं, एक बार आप जो है पूरे को रिवाइज करिएगा, जो इंपॉर्टेंट था मैंने उस पर जो है मार्क करके उसको एक बार आपको बताने की कोशिश किया दोस्तों। फिर इसी प्रकार से चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 61वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, जो है व्हाट इज द 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिलेटेड टू। वही बात फिर से करूंगा कि 21 से घटा करके 18 वर्ष उम्र को कर दिया गया। जब 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया तो 61वां संविधान संशोधन लाया जाता है। 1989 लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा चुनावों में मतदान की आयु को कम किया गया। कितनी आयु पहले थी दोस्तों, 21 साल का आदमी वोट दे सकता था, अब कितने का देगा, 18 साल का घटा दिया गया। बात समझिए, कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन जो नए वाले हैं। 102 की बात करें तो ये जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग OBC से संबंधित था। 103 की बात करें तो संविधान संशोधन सामान्य वर्ग के गरीबों यानी EWS के आरक्षण के लिए था। 104 की बात करें तो लोकसभा राज्यसभा में एंग्लो इंडियन जो खत्म किया गया आरक्षण था। 100 की बात करें तो 100वां संविधान संशोधन जो है
बांग्लादेश और भारत के बीच जो है 3 बीघा कॉरिडोर वाला भूमि संधि था। और 101वां जीएसटी वाला आप कमेंट में करिए कब आया था ये बताइए। कोणार्क टेम्पल, इसको इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत नए नए जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ साथ 61वें संविधान संशोधन को कराने की कोशिश किया हूं। उम्मीद है आप तक मेरा कंटेंट पहुंच रहा हो, और अगर ये कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक तो करिए, सब्सक्राइब बटन दबाइए दोस्तों। लगातार आपको लाभ मिल रहा है, मैं आपके साथ जुड़ा हूं, तो मेरी मेहनत को साकार करने के लिए या फिर मुझे थोड़ा अच्छा लगे, मैं भी इस प्लेटफॉर्म पे आकर के आप लोगों तक पहुंच बना सकूं, सब्सक्राइब करिए, अन्यथा मेरी वीडियो अपलोड होगी आपको मिलेगी नहीं। प्लस उसके साथ साथ मुझे भी सपोर्ट चाहिए आप लोगों का, विदाउट आप लोगों के सपोर्ट के मैं स्टैंड नहीं हो सकता बहुत दिन तक। कोशिश ऐसे क्वालिटी कंटेंट देने की लगातार मैं करूंगा, आपको बस आपका सपोर्ट चाहिए। कोणार्क टेम्पल कहां पर है, वेयर इज द कोणार्क टेम्पल लोकेटेड? तो कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा का जानते हैं, अभी जो है ये सौर ऊर्जा से चलने वाला मंदिर वगैरह भी बना था, काफी खबरों में था, तो यह पूछा हुआ प्रश्न था। अब बनवाया किसने, जो है गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था, यह इंपॉर्टेंट है, आप याद करके जाइएगा, हो सकता है यह आपको पूछते यहाँ से। और यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर में शामिल भी किया, वो तो जानते हैं। इसके बाद MS 365, यानी जो पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस था भैया, उसी का नाम ये लोग कर दिए MS 365। तो बार बार नौटंकी अब इनका MS 365 चल रहा है। बच्चे MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट पढ़े थे कंप्यूटर में, अब नया वर्जन आ गया MS 365। तो प्रिंट का शॉर्टकट क्या है भैया, जो उसमें था वही सब शॉर्टकट यहाँ भी लगेगा। शॉर्टकट सदाबहार रहते हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं होता है। प्रिंट देखिए यहाँ पर मैंने दिया हुआ है, प्रिंट का कंट्रोल के साथ P लगा दिए प्रिंट हो गया, B लगा दिए बोल्ड हो गया, I लगा दिए इटैलिक हो गया, C लगा दिए कॉपी हो गया, X लगा दिए कट हो गया, V लगा दिए पेस्ट हो गया, कंट्रोल के साथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए, A लगा दिए तो सिलेक्ट ऑल हो गया, Z लगा दिए अंडू, Y लगा दिए रीडू, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। सेव के लिए यस लगा दिए सेव हो जाएगा, और फाइंड के लिए F लगा देंगे फाइंड हो जाएगा। स्पेलिंग चेक करने के लिए F7, यह सब में काम करता है, लगभग 99% सभी एप्लीकेशन में काम करता है। इसको याद करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले को दिया हूं, अगर शॉर्टकट की पूछता है किसी परीक्षा में तो इतने से मेरा एक विश्वास है कि काम हो जाएगा। अंडरलाइन वगैरह यू लगा देंगे तो अंडरलाइन बहुत ही कॉमन वाला है, अगर आप कंप्यूटर जानते हो तो आप जानते होंगे, इनका इस्तेमाल आप खुद करते होंगे। विंडोज डी, ये वो शॉर्टकट की है जो कंप्यूटर चलाने के लिए मेरा बताने का उद्देश्य नहीं, मेरा उद्देश्य है परीक्षा में आने वाले इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की जो कई बार फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं। आज तो कंट्रोल P पूछा था, कल कोई और पूछने के चांसेस बनेगा। अगला ये देखिए, मैंने बता दिया आपको डूरंट कप वाला जो कौन जीते थे, FC गोवा जो है, सॉरी बेंगलुरु जो है, FC बेंगलुरु ने डूरंट कप का खिताब सुनील छेत्री की जो है कप्तानी में मुंबई सिटी को हराकर जीता था। और ये वाला डेटा आपको बताया जा चुका है, इसको मैं रिपीट नहीं करूँ। अगले जो है कंटेंट की तरफ चलते हैं। ओलंपिक 2024 में कहाँ आयोजित किया जाएगा, वेयर विल द ओलंपिक बी हेल्ड इन 2024? क्या नजारा है दोस्तों, ये वाला जरा देखिए आप सामने, और चलिए अब थोड़ा डेटा की तरफ आइए। 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया जाएगा। कहां पर दोस्तों, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। और 2028 वाले की बात करें तो अमेरिका के लॉस एंजल्स में किया जाएगा, इसको भी जान लीजिएगा, जो है ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, इसको समझते रहिए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अल बरूनी की पुस्तक कौन सी, विच इज द बुक ऑफ अल बरूनी? अल बरूनी को आज तक देखे नहीं है तो देख भी लीजिए, यह अल बरूनी है, इसको समझ लीजिए। अल बरूनी ने 1030 में किताबुल हिंद यानी भारत के दिन नामक पुस्तक की रचना की, किताबुल हिंद। अल बरूनी ने 146 किताबें लिखी थी, इनमें से प्रमुख नाम निम्नलिखित है। तारिख उल हिंद जो है, इसके बाद जो है अल कानून उल मसूद, कानून अल मसूदी अल हयात, अल नजूम। तो अल वगैरह लग गया तो अल बरूनी में थोड़ा सा आप ट्रिक बनाने की कोशिश करिएगा। देखिए सब में अल लगा, यहाँ पर भी 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 अल लगा, और किताबुल में भी उल लगा हुआ है, तो अल उल मार के अल बरूनी से काम चलाने की कोशिश किया जाएगा। अगला रोज रोज पूछ रहा है भरतनाट्यम, मैप पर पढ़ाया पूरा नृत्य, एक बार जाकर देख लीजिए, हमेशा के लिए बीमारी समाप्त, हमेशा के लिए आपको नृत्य याद हो जाएगा। भरतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है, तो तमिलनाडु का यहाँ मैप पर बताया हूँ, भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का लोक नृत्य है। इसका विकास मद्रास और तंजौर में विकसित इसका हुआ था, कांजीपुरम, पंडलूम और जो है तंजौर घराने को पाड़ी कहा जाता है, सम्मिलित रूप से किसी परीक्षा में पूछेगा जरूर। और आधुनिक में जो है इसको प्रमोट करने वाले या उच्च स्तर पर लाने वाले ई कृष्ण अय्यर है, प्रमुख कलाकार रुक्मिणी देवी अरुणडेल हैं, और टी बाला सरस्वती, यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मान सिंह वगैरह, पद्म सुब्रमण्यम और लीला सैमसन, इन लोगों को कई सारे पद्मश्री अवार्ड वगैरह भी मिले हैं। पूरा कंप्लीट डेटा भरतनाट्यम का देने की कोशिश किया हूं। ऐसे नृत्य का वीडियो मेरे चैनल पर स्टैटिक जीके इजी वे में पड़ा है, उसको देख लीजिएगा। मैं यहाँ पर आपको आई बटन में उसका लिंक जो है
दे दूंगा, यहाँ से भी आप चाहें तो देख सकते हैं। शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन में से जोड़ा गया है? तो अब इसमें मुझे क्लियर प्रश्न नहीं मिला। राइट टू एजुकेशन वाज एडेड टू विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो कैसे जोड़ा गया? अनुच्छेद 21 से संबंधित है। अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? कुछ पता नहीं, मतलब शिक्षा का अधिकार वाला प्रश्न था कि 21 था, तो मैंने दोनों को कवर करा दिया है, 21 और 21A, यही दोनों अनुच्छेद में से कोई एक शायद पूछा था। तो 21 की बात करें तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है, यह प्रश्न बन जाएगा। स्वच्छ वातावरण में सुरक्षित जीवन जीने का अधिकार, ये सब हमें 21 में मिलता है, जैसे धुआं वगैरह न फैलाएं, चालान काट दो, हेलमेट लगा के चलें, अपना जान खतरे में न डालें, तो ये सब इंश्योरेंस वगैरह करवाएं ताकि सुरक्षित रहें। कुल मिला के आपकी सुरक्षा का दायित्व तो जब पुलिस कहती है तो आप सुरक्षित रहें, और उसके साथ प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात अनुच्छेद 21 में। लेकिन इसी अनुच्छेद 21 में जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी चीज है शिक्षा। 21A जोड़ करके 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क प्राइमरी एजुकेशन देने की बात की जाती है। कैसे? 86वां संविधान संशोधन ला करके 2002 में यह अधिनियम जोड़ा जाता है और 1/4/2010 से यह लागू हो जाता है, जो है इसको भी जानिए, राइट टू एजुकेशन 6 to 14 ईयर स्टूडेंट, प्राइमरी एजुकेशन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको स्क्रीनशॉट लगा लीजिएगा, जिसको मैं स्क्रीनशॉट बोलूं जरूर लगा लीजिए, वो इंपॉर्टेंट है। 2011 की जनगणना के अनुसार बच्चों की जनसंख्या प्रतिशत क्या था? इसमें भी प्रश्न वही है कि क्या था, लेकिन पूरा कंप्लीट कराने की कोशिश की गई है। व्हाट वाज द पॉपुलेशन परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस। तो लिंगानुपात, परसेंटेज और मृत्यु दर पर भी चर्चा करेंगे। कुछ लोगों ने कहा मृत्यु दर का प्रश्न आया था, तो अगर मृत्यु दर पूछा था तो यहाँ नीचे मैंने दिया है, लेकिन अभी थोड़ा सा हम चर्चा आगे कर लेते हैं कि 2001 की जनगणना के अनुसार 16% जो है बच्चे थे, लेकिन 11 में 13 हो गए। कितने बढ़े हैं? 3% 11 में बढ़ गए। बढ़ रही है जनसंख्या। जनगणना आयुक्त उस समय सी चंद्रमौली ने कहा था कि यह भारत की घटती उर्वरा का सूचक है, यानी 16 से 3 जो है घट करके 13 पर आ गए थे, इसको समझिएगा। जनसंख्या पहले 16% बच्चे थे, अब कितने हो गए? 13%। 11 में मतलब बच्चों की ये थोड़ा शिक्षा वगैरह बढ़ती है तो चीजें जनसंख्या में ऑलरेडी कमी आती है, तो ये घटती हुई जनसंख्या का सूचक था। अब ये तो रहा बच्चों का डेटा। अब इसमें आज कुछ प्रश्न पूछने का लोग बता रहे हैं कि मृत्यु दर का था, तो अब मृत्यु दर वाले में भी देख लीजिए। 2011 की जनगणना के अनुसार 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की अनुमानित राष्ट्रीय मृत्यु दर 55 थी, और 1990 में यह दर 126 थी, मतलब इसमें सुधार हुआ है। भाई मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो सुधार होगा ही। और विश्व बैंक वही क्या कहता है कि भारत की टोटल मृत्यु दर की बात करें तो 7.3 प्रति 1000 है, मतलब लगभग 1000 में से 4 व्यक्ति की मृत्यु दर का ये है। लिंगानुपात की बात करें वहीं पर सेक्स रेशियो, तो 1000 पुरुषों के सापेक्ष महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात, तो सबसे अच्छा लिंगानुपात जहां सबसे अच्छी शिक्षा रहेगी, यानी सबसे अच्छी जो है लड़कियों को वैल्यू कहाँ मिलेगी? महिलाओं को एजुकेशन रहेगा तो महिलाएं इंपावर होंगी, और वहां पर केरल में 1084 के प्लस चलता है। हरियाणा की बात करें तो 877 सबसे बैड सिचुएशन, और वहीं पर ये राज्यों का डेटा था। और अगर यूटी की बात करें तो यूटी में पुदुचेरी में 1038 है, और दमन द्वीप में 618 है सबसे बुरी स्थिति। भारत सरकार ने 2011 की जनगणना के ताजा आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2011 में टोटल लिंगानुपात की बात करें तो लगभग 940-43 प्लस था। इसको जानिए ओवरऑल की बात करें तो, ये तो स्टेट के बाद पूरे भारत की बात करें, ये भी प्रश्न में पूछा हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्क्रीन है दोस्तों, इसका भी स्क्रीनशॉट लगाने का बनता है। अगला प्रश्न है अमजद अली निम्न में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो अमजद अली तो डाल दिया, अमजद अली इज एसोसिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो अमजद अली सरोद वाले हैं, लेकिन सरोद तो पूछ दिया है। बांसुरी के हरिप्रसाद चौरसिया, शिव कुमार शर्मा, संतूर के, मृदंग के ठाकुर भीखम सिंह, बिस्मिल्लाह शहनाई और जाकिर हुसैन तबला। अमजद अली सरोद वाला पूछा हुआ था रेड वाला, तो ये अमजद अली है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्क्रीन है दोस्तों, यहां से एक प्रश्न रोज आ रहा है। अगला प्रश्न है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? सबने इसका सही उत्तर लगाया होगा, लोकमान्य तिलक जी ने, जो है स्वराज इज माई बर्थ राइट, आई विल हैव इट, हु सेड। तो यहाँ इनका जो है फोटो भी दोस्तों लगा हुआ है। कुछ प्रमुख नारे, भारत छोड़ो गांधी जी, आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू, जय हिंद सुभाष चंद्र बोस, करो या मरो महात्मा गांधी, दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस, जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस। इसको भी याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट नारे यहां पर कवर करा दिया हूं, स्क्रीन क्लियर करता हूं ताकि आप जो है 1 नंबर अपना सुरक्षित कर पाए हर परीक्षा के लिए। पसंद आ रही है एनालिसिस तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको स्कैन कर ज्वाइन करिए हमसे और जुड़िए
फास्टेस्ट ग्रोइंग एजुकेशन प्लेटफॉर्म से। मैंने गवर्नमेंट जॉब से समय निकालकर आप लोगों के लिए जो एक पहल शुरू की है कि आप लोगों की जीके जीएस की समस्या को पूरी तरह से सॉल्व करके हर एक परीक्षा की एनालिसिस लाने का उद्देश्य यही है कि क्या ट्रेंड चल रहा है आप समझ जाएं, उसी ट्रेंड पर तैयारी करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। बिल्कुल नर्वस नहीं होना है। अगर आपका किसी परीक्षा में रिजल्ट कम आता है तो भी, मैंने भी कई सारी परीक्षाएं फेल करते करते कई सारी परीक्षाओं में मुझे सफलता मिली भी। पुलिस में 5 साल सेवा किया, टीचर में मैं इसमें सिलेक्टेड हूं गवर्नमेंट टीचर में। तो कई सारी भर्ती परीक्षाओं को क्रैक करने के बाद मैंने एक लंबा उतार चढ़ाव जैसा अनुभव मैंने भी किया। तो आपको भी थोड़ा सा वो फील होगा, लेकिन एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। मेरा फिर वही बात है कि एक दिन में नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन एक दिन जरूर मिलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट और दोस्तों तक शेयर करिए।